राधे राधे. Hello everyone. Let's begin with the new एपिसोड. जो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एपिसोड को लाइक करें. आप लाइक तो कर ही सकते ना. सो लेट्स स्टार्ट. अनय की बातें सुनकर दृष्टि बोली, पर अनय इन सब की क्या ज़रूरत थी. बिल्कुल ठीक है. मैं बस जरा सा फीवर ही तो था, कुछ नहीं. दृष्टि की लापरवाही देखकर अनय को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था. वह उसकी तरफ नाराज़गी से घूरते बोला, बस वाइफी, अब एक शब्द और नहीं. जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, तो तुम समझने का काम नाम क्यों नहीं ले रही. अनय ने अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची कर ली थी, क्योंकि दृष्टि उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं थी. उसकी तबीयत खराब थी और उसे अनय पर यूँ ऊंची टोन में बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. अनय देख पा रहा था कि दृष्टि का फेस थोड़ा मुरझा गया था. वह उसके पास आया और उसके गालों पर अपना हाथ रखते बोला, आई एम सॉरी, पर तुम जानती हो मैं तुम्हारी हेल्थ को लेकर रिस्क नहीं ले सकता, और अब तो बिल्कुल भी नहीं. दृष्टि को ये बात समझ नहीं आई तो अनय ने ऐसा क्यों कहा. दृष्टि को बहुत थकावट महसूस हो रही थी, इसलिए उसने अनय की तरफ देखते हुए कहा, मुझे थकावट महसूस हो रही है, रेस्ट करना है. डॉक्टर से अनय को पता चल चुका था, प्रेगनेंसी में ऐसा होना नॉर्मल है. उसने दृष्टि के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, हम मेंशन जाएंगे, पर तुम्हारे ब्लड सैंपल देने के बाद. दृष्टि के पास अनय की बात का जवाब नहीं था, क्योंकि वह समझ चुकी थी अनय उसके पूरे टेस्ट करवाए बिना नहीं मानेगा. दृष्टि को डर था, अगर वह अपना बॉडी चेकअप कराएगी तो अनय को उसकी सच्चाई पता चल जाएगी. बस इसी डर से वह इस चेकअप से बच रही थी, पर अब कोई फ़ायदा नहीं था. अब अनय की बात ना मानना मतलब अपना नुकसान करने के बराबर था. दृष्टि ने कुछ नहीं कहा. अनय उसका हाथ पकड़ उसी तरफ लेकर जाने लगा जिधर दृष्टि का ब्लड सैंपल लिया जाना था. वह बेमन से अंदर गई. अंदर का माहौल देखकर दृष्टि के पसीने छूटने लगे, क्योंकि उसे बचपन से ही इंजेक्शन का फोबिया था. उसे इंजेक्शन लेने से बहुत डर लग रहा था. अगर वह कभी गलती से बीमार भी पड़ जाती थी तो इंजेक्शन तो कभी नहीं लेती थी. पर अनय को दृष्टि के इस फोबिया के बारे में पता नहीं था, क्योंकि दृष्टि की तबीयत शादी के बाद से कभी इतनी खराब नहीं हुई थी जिसकी वजह से इंजेक्शन लेने की नौबत भी आए. अंदर आकर दृष्टि इधर उधर नजरें चुराने लगी. उसकी इस हरकत को देखकर अनय उसकी तरफ घूरते हुए बोला, दृष्टि, ये क्या हरकत है, अंदर चलो. जब अनय को उसके फोबिया के बारे में नहीं पता था और वह उसे अंदर जाने को कहता है दृष्टि को, तो दृष्टि तो जो है ना में सिर हिलाकर कहा, वो एक्चुअली मुझे इंजेक्शन लेने से डर लगता है. दृष्टि की बातें सुनकर अनय उसे छोटी आंखों से घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने. फिर मुझे तो ऐसे नहीं लगता, पर वाइफी, कहीं तुम बहाने तो नहीं बना रही हो. अनय ने शक करते हुए कहा तो दृष्टि मासूमियत से किसी छोटे बच्चे की तरह सफाई देते हुए बोली, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ. पर अनय के लिए ये इस वक्त दृष्टि के यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि वह पहले ही बहुत बहाने बना चुकी थी. अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए सीरियस होकर बोला, पर फिर भी तुम्हें अपना ब्लड सैंपल तो देना ही पड़ेगा वाइफी. दृष्टि ये सुनकर थोड़ी मायूस हो गई. उसे समझ आ गया कि अनय की अपनी बातों पर यकीन नहीं है. उसे लग रहा था कि दृष्टि झूठ बोल रही है, और दृष्टि को ये जानबूझकर लगा, इसलिए अब उसने कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया और चुपचाप नर्स के सामने जाकर बैठ गई. अनय अपने सामने खड़ी लड़की को देख ही रहा था, जो अभी थोड़ी देर पहले इंजेक्शन के नाम पर रो रही थी, और अब बिना किसी बहाने के वह ब्लड सैंपल देने के लिए रेडी हो गई. पर जैसे ही नर्स ने दृष्टि का ब्लड सैंपल लेना चाहा तो वह डर के मारे कांपने लगी. उसने अपनी आंखें बंद कर ली. ये देखकर अनय को इसके लिए थोड़ा बुरा लगा, और वह दृष्टि के करीब आकर उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर उसके कानों में धीरे से बोला, डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ. नर्स ने ब्लड सैंपल ले लिया और दृष्टि ने भी अपनी आंखें खोल दी. उन्हें आज शाम दृष्टि की रिपोर्ट्स मिलने वाली थी. अनय दृष्टि की मेडिसिन लेता है. ऑफिस से लेकर वह अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा. इस वक्त वह काफ़ी ज़्यादा शांत थी. इनफैक्ट वह अनय की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं कर रही थी. दृष्टि ने इस बिहेवियर से अनय को नोटिस कर पा रहा था. दोनों कार में आ गए. दोनों कार की बैक सीट पर बैठ गए और अनय के ऑर्डर पर ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी. कार के अंदर एक खामोशी छाई हुई थी. न अनय दृष्टि से कुछ कह पा रहा था और न ही दृष्टि अनय को कुछ कह पा रही थी. दृष्टि अनय से थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी और खिड़की के बाहर खुले आसमान को देख रही थी. अनय चुपचाप दृष्टि के बिहेवियर में आए इन चेंजेस को नोटिस कर रहा था.
अने अब पूरा यकीन हो चुका था कि दृष्टि उससे कुछ छिपा रही है और काफ़ी हद तक उसने ये भी गैस कर लिया था कि ये सब उसकी हेल्थ से रिलेटेड ही कोई बात है, पर उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि किस बारे में हो सकता है। अने अपने मन में बोला, मुझे पता लगाना होगा आखिर दृष्टि को ऐसी क्या बात है जो इतनी परेशान कर रही है, वो भी इतनी कि वह अपने हेल्थ को भी इग्नोर करने रेडी हो गई। फिर अपना सिर कार की सीट पर टिकाते हुए उसने आंखें बंद करते हुए कहा, आई एम सॉरी वाइफी, पर जब तक मैं तुम्हारी प्रॉब्लम जान नहीं लेता तो मैं ये खुशखबरी नहीं सुनाऊंगा। इनफैक्ट मुझे ये बात फ़िलहाल के लिए अपने तक छिपा कर रखनी होगी। अने श्योर हो चुका था कि दृष्टि को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं पता है। ये बात अपने आप में ही थोड़ी शॉकिंग तो थी ही। अने ने भी जानकर चाहा कि दृष्टि को खुद से रिलेटेड इतनी बड़ी बात पता कैसे नहीं है। सिंघानिया मेंशन यक्षित युविका और युवान को लेकर मेंशन पहुंच चुका था। युविका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शांत लग रही थी। वह युवान के लिए पहले ही काफ़ी ज़्यादा रो चुकी थी, पर यक्षित ने उसे किसी तरह संभाल लिया था। यक्षित ने अभी तक घर वालों को युवान के बारे में नहीं बताया था। यक्षित ने डोरबेल बजाई और एक मेड ने दरवाज़ा खोला। चेतन ने दादाजी, अनिल जी, वन्या, जीविका और दोनों बच्चे इस वक्त हॉल में ही मौजूद थे। सभी युवान के बारे की बात कर रहे थे। अनिल जी सोफे पर उठकर दरवाजे के सामने खड़े हुए तो उन्हें सामने यक्षित और युविका खड़े मिले। युवान को वहां न देख पाकर अनिल जी का दिल थोड़ा घबराने लगा। वो यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, यक्षित बेटा, तुम्हारा लाडला भाई कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? यक्षित के पास अनिल जी के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो अगर सच्चाई बता देते तो अनिल जी किस तरह से रिएक्ट करते उसका अंदाजा यक्षित को नहीं था। वो ऐसे ही अपने बच्चों के लिए बहुत केयरिंग और प्रोटेक्टिव थे। यक्षित युवान के कोमा में जाने वाली न्यूज़ सुनाकर वो एक पिता के दिल को छलनी करना नहीं चाहता था, पर वो जानता था यही सच था और वो ये सब छुपा रह नहीं सकता था। यक्षित को यूं चुप देखकर अनिल जी थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोले, यक्षित क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अपने छोटे भाई को कहाँ छोड़कर आ गए हो तुम? अनिल जी की बातें सुनकर चेतन, दादाजी, वन्या और जीविका भी दरवाजे के पास चले गए। यक्षित को कुछ कहना पड़ता इससे पहले ही हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ्स युवान को एक इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर पर बिठाकर सिंघानिया मेंशन के अंदर ले आए। युवान की ऐसी हालत देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सबकी आंखें उसे देखकर भर आईं। यक्षित के इशारे पर हॉस्पिटल के स्टाफ्स युवान को लेकर अंदर एक कमरे की तरफ लेकर जाने लगे। अनिल जी अपनी आंखों में नमी लेकर यक्षित के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते बोले, यक्षित बेटा, ये सब क्या है? युवान इस हाल में? यक्षित बोला, डैड, युवान कोमा में है। यक्षित ने इतना ही कहा था कि अनिल जी उस पर भड़कते बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अपने भाई के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। यक्षित अपने डैड की हालत समझ सकता था। वह समझ सकता था ये न्यूज़ सुनकर उनके दिल में क्या बीत रही होगी। आखिर युवान इन तीनों में अनिल जी का लाडला था। बेशक ये युविका से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वह उसकी प्रिंसेस जो थी, पर आज युवान के कोमा में जाने वाली न्यूज़ सुनकर उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। वहीं घर के बाकी लोग भी ये सब न्यूज़ कर एक एक कर धक्का लगा था। आखिर वही हुआ जिसका सबको डर था। चेतन ने दादाजी अपने दिल को कठोर करके अनिल जी के पास आए और उन्हें सहारा देते हुए बोले, खुद को संभालो अनिल बेटा। बेटा, ये समय भावुक होने का नहीं है। हम सबको हिम्मत से काम लेना होगा। अगर हम ही इतने कमज़ोर पड़ जाएंगे तो युवान हमसे और दूर चला जाएगा। वहीं नन्हा वेद और नन्ही ईशानी अपनी टिमटिमाती मासूम आंखों से अपनी मम्मा के सैड चेहरे को देख रहे थे। दोनों बच्चे अपनी मम्मा के सट कर खड़े थे। वे दोनों इस वक्त फूल से बच्चे से थे और पर फिर भी वहाँ की सिचुएशन को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते थे कि जरूरी कोई ऐसी बात हुई है जिसे सबको उदास कर दिया है। नन्हे वेद ने सुना कि सबके बड़े दादू उसके युवान चाचू के बारे में बात कर रहे हैं। वह अपनी मम्मा की तरफ देखता हुआ बोला, मम्मा, युवान तातू को क्या हुआ? वहीं नन्ही शानी भी अपनी मासूम सी
प्यारी आंखों में अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोली, मम्मा यहाँ अन्ना अन्ना ता ता तू ता। ईशानी ने अपनी टूटी फूटी आवाज में युवान का नाम लिया। वन्या ने दोनों बच्चों को खुद से चिपका लिया। वन्या झुककर दोनों के सिर पर प्यार से चूम लेती है और कहती है, चाचू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बेटा। वही अनिल जी कुछ सोचकर अचानक से बोले, नैतिक राजवंश, आखिर तुमने मुझसे बदला ले ही लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी मालविका को तुमने मुझसे छीन लिया, पर फिर भी मैं चुप सह गया। पर मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाकर तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। वहीं यक्षित और परिवार के बाकी सब अनिल जी की तरफ देखने लगे। यक्षित को भी इस बात की खबर नहीं थी कि अनिल जी उस नैतिक राजवंश को इतने करीब से जानते होंगे। अनिल जी की हरकत देखकर यक्षित चैतन्य दादाजी की इशारा से उनके कमरे में लेकर जाने को कहता है। फिर जीविका और वन्या को बच्चों के ऊपर लेकर जाने को बोलकर खुद युविका को लेकर उसके कमरे में आ जाता है। वह उसे अपना ख्याल रखने को भूलकर उसके माथे पर आहिस्ते से चूमते हुए बोला, युविका बच्चे, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तभी तो युवान की हिम्मत रख पाओगे। युविका हाँ में से हिला देती है। यक्षित वहाँ से निकलकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे में आकर यक्षित को वन्या और अपने दोनों बच्चों को मुरझाई शक्ल देखने को मिलती है। नन्हा वेद और नन्ही ईशानी अपने डैड को देखकर उनकी तरफ दौड़ लगा देते हैं। यक्षित अपने घुटनों के बल बैठकर दोनों को अपनी भाव में भर लेता है। वह दोनों के सिर पर प्यार से हाथ फेरता है और बारी बारी से उन्हें चूम भी लेता है। नन्हा वेद अपना छोटा सा चेहरा अपने डैड के सीने से निकालते हुए बोला, डैडी तातू को ये क्या हुआ? क्या वे इसमें नालाज होकर धूल तले गए हैं हमसे? यक्षित नन्हे वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते बोला, नहीं बेटा, चाचू हमारे से नाराज नहीं है। उनकी तबीयत बस थोड़ी सी खराब हो गई है, पर तुम फिक्र मत करो, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हाँ। वेद मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिला देता है। वह समझ गया इस वक्त उसके डैडी बहुत परेशान हैं। वह उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। यक्षित नन्ही ईशानी को अपनी गोद में लेकर वेद का हाथ पकड़कर बेड पर आ जाता है और आहिस्ते आहिस्ते उन्हें बेड पर सुला देता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के सिर पर प्यार से सहलाते हुए अपने डैड के प्यार भरे स्पर्श दोनों बच्चे जल्दी ही नींद के आगोश में चले जाते हैं। उन्हें उनके क्यूट से बेबी ब्लैंकेट से कवर करने के बाद यक्षित वहाँ से उठ जाता है। वह अभी भी वहीं पर खड़ी थी। वह एकटक यक्षित को ही देख रही थी, पर यक्षित के पास आकर उसके गालों पर अपने हाथ रखते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, आप ठीक है ना? यक्षित ने कुछ नहीं कहा और सीधे वन्या के सीने से लगकर अपने दोनों हाथ उसकी कमर के चारों तरफ लपेट दिए। यक्षित सबके सामने खुद ही छिपा सकता था, पर वन्या के सामने नहीं। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर वन्या उसके कहे बिना ही उसके अंदर की बातें जान लेती थी। वन्या आहिस्ते आहिस्ते यक्षित के पीठ को सहलाने लगी। थोड़ी देर बाद वह उसे अलग हुआ। वन्या यक्षित से माथे आहिस्ते से चूमते हुए बोली, जानती हो, ये वक्त बहुत मुश्किल है आपके लिए, पर हम सबके लिए। पर आप हिम्मत से काम कीजिए, देखना बहुत जल्द सब पहले की तरह सब ठीक हो जाएगा। यक्षित वन्या के होठों को आहिस्ते से चूमते हुए बोला, थैंक यू वाइफी, हमेशा मेरा साथ देने के लिए, मेरी हिम्मत बनने के लिए, हमेशा ऐसे ही रहना। वन्या यक्षित के सीने पर लग जाती है। यक्षित उसकी पीठ पर हाथ रख देता है। थोड़ी देर में वन्या कुछ सोचकर यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित वन्या की तरफ देखने लगा। वन्या बोली, पापा कैसे नैतिक राजवंश की बात कर रहे थे? क्या बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे इस नैतिक राजवंश का हाथ था? यक्षित ने हाँ में से हिला दिया तो वन्या ने दिल में से नैतिक राजवंश के लिए बेहद ही ज्यादा नफरत उमड़ पड़ी। यक्षित वन्या के गालों पर हाथ रखते बोला, तुम फिक्र मत करो वाइफी, बहुत जल्द युवान के गुनहगार को उसके किए की सजा मिलेगी। ये बोलते हुए यक्षित की आंखों में आंस गुस्से के लाल हो चुकी थी। यक्षित कुछ कहने ही वाला था, तभी उसके फोन की रिंगटोन बजने लगी। अपने फोन की स्क्रीन पर तेजस का कॉलर आईडी शो हो रहा था। यक्षित ने कॉल पिक किया और तेजस की बातें सुनकर यक्षित के चेहरे पे कठोर भाव आ गए।
तेजस फोन के दूसरी तरफ से बोला, बॉस, हमने नैतिक राजवंश को चारों तरफ से घेर लिया था, पर फिर भी वह हमसे बचकर भाग निकला। तेजस की बातें सुनकर यक्षित को बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था, पर वह ये भी जानता था कि नैतिक राजवंश को पकड़ना इतना आसान नहीं होने वाला। वह गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, बचकर कहाँ गया है? तेजस बोला, वह थाईलैंड गया है बॉस। पर जैसे ही उसने कहा था, उसने उसकी सिक्योरिटी फोर्स को पूरी तरह से कुचला है। पर जैसे ही आपने कहा था, हमने उसकी सिक्योरिटी फोर्स को बुरी तरह से कुचला है, जिसे वह चाहकर भी दोबारा पीछे मुड़ने के लिए 10 बार सोचेगा। तेजस की बातें सुनकर यक्षित के कलेजे को ठंडक मिल रही थी, पर वह चाहता था कि पूरा का पूरा नैतिक राजवंश उसके कदमों में होना चाहिए। आखिर उसने इतना बड़ा गुनाह जो किया था, यक्षित हर हाल में उसे नहीं छोड़ने वाला था। तेजस फोन से दूसरी तरफ से बोला, बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द वह हमारे कब्जे में होगा। यक्षित हम कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तभी उसे अनिल जी की हाल में कई बातें याद आती हैं, जब वे नैतिक राजवंश के बारे में कुछ कह रहे थे। यक्षित ने सोचा कि एक बार उसे अनिल जी से बात करनी चाहिए। वह वहाँ से बाहर की तरफ जाने ही वाला था कि वन्या ने उसे टोकते बोला, क्या हुआ यक्षित, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? आई थिंक अब आपको रेस्ट करना चाहिए। भूलिए मत डॉक्टर ने क्या कहा था। वन्या ने थोड़ा सख्त होकर कहना चाहा, पर उसकी ये फिक्र देखकर यक्षित के फेस पे एक स्माइल आ गई। वह वन्या के गालों पे हाथ रखते बोला, डोंट वरी वाइफी, जैसा ही वक्त मिलता है मैं रेस्ट कर लूँगा। हाँ, पर इस वक्त मुझे जाना होगा। ये बोलकर वह वन्या के दोनों गालों को बारी बारी से चूम कर वहाँ से निकल जाता है। वन्या उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखती रह जाती है। यक्षित वहाँ से निकलकर सीधे अनिल जी के कमरे की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसे नैतिक राजवंश की पूरी हिस्ट्री जाननी थी, जो कि उसके डैड ही बता सकते थे। यक्षित ने दरवाज़ा नॉक किया तो अनिल जी ने अपने कमरे के विंडो के पास खड़े थे। वे बिना पीछे की तरफ देखे ही अपनी ठंडी आवाज़ में बोले, अंदर आ जाओ यक्षित बेटा। यक्षित का कोई हैरान नहीं हुई। वह जानता था कि उसके डैड को अपने बच्चों को पहचानने के लिए उनकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं थी। यक्षित अनिल जी की तरफ देखकर कुछ सोचने लगा। अनिल जी उसे सोफे पर बैठने का इशारा करते हैं। यक्षित सोफे पर बैठ जाता है और अनिल जी के सामने की तरफ देखते हुए बोला, कहो बेटा, तुम्हें मुझसे क्या पूछना है? यक्षित टाइम वेस्ट ना करते हुए बोला, आप नैतिक राजवंश को कैसे जानते हैं? अनिल जी एक गहरी सांस लेते हुए कहना शुरू करते हैं, दरअसल नैतिक राजवंश को मैं कॉलेज से ही जानता हूँ। यक्षित अनिल जी की तरफ देखते हुए बोला, डैड, मुझे उसके बारे में सब कुछ बताइए। वो क्यों मेरी और मेरी फैमिली के पीछे पड़ा है? अनिल जी ने एक बार यक्षित की तरफ देखा और सामने की तरफ देखते बोले, बेटा, नैतिक राजवंश तुम्हारे पीछे नहीं, बल्कि मेरे और मेरी फैमिली के पीछे पड़ा है। कॉलेज के वक्त मैं और तुम्हारी मॉम साथ में पढ़ा करते थे। हम क्लासमेट्स भी थे, जिसकी वजह से हमारा साथ में उठना बैठना भी हो जाया करता था। धीरे धीरे हम क्लासमेट से अच्छे दोस्त बन गए। फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे, जो शायद कॉलेज में किसी को पसंद नहीं आ रहा था। वो नैतिक राजवंशी था, जिसे मालविका और मेरी यूं करीबी होते जाना रास नहीं आ रहा था। मालविका कॉलेज में सबसे सुंदर लड़की थी। कोई ऐसा नहीं था जो मालविका से दोस्ती नहीं करना चाहता हो। उस शख्स ने नैतिक राजवंश भी एक था। मालविका पर उसका दिल आ गया था, पर हर हाल में उसे मालविका को पाना ही था। पर वह जानता था मेरे होते वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। मुझे रास्ते से हटाने के लिए उसने बहुत से पैतरे आजमाए, पर कामयाब ना हो सका। आखिर एक दिन उसने मालविका को प्रपोज कर ही दिया, ये जानते हुए कि वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और किसी और से प्यार करती थी। मालविका को नैतिक की इस बेहुदा हरकत को बहुत गुस्सा आया। उसने उसे फटकारा भी था, पर नैतिक ने बेशर्म की तरह ये कहा कि उसे अनिल राय सिंघानिया को छोड़कर उसके पास आ जाना चाहिए। नैतिक की इस बात से मालविका को बहुत जोर से गुस्सा दिला दिया था। मालविका अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई और एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर जड़ दिया। ये पहली बार था जब उसे किसी से रिजेक्शन मिली थी, वरना उसने आज तक जिस पर भी हाथ रखा
वो उसे पाकर ही दम लिया था। मालविका ने इस रिजेक्शन से नैतिक बौखला सा गया। अब उसे हर हाल में मुझे और मालविका को बदला लेना चाहता था। धीरे धीरे कॉलेज में वक्त बीतने लगा। उसकी हरकतें हमें कम ही दिखाई देने लगी। हमने सोचा कि शायद उसने गिव अप कर लिया है, पर ऐसा नहीं था। यह चुप्पी आने वाले बड़े तूफान की शांति थी। कॉलेज के बाद मेरी और मालविका की शादी की बात चलने लगी। वह डैड को बहुत पसंद थी। डैड खुशी खुशी मालविका को बहू बनाने चाहते थे। फिर हमारी फैमिलीज मिलने लगी और हमारी शादी तय हो गई। यक्षित अपने डैड की बातें गौर से सुन रहा था। मैं उनकी तरफ देखते हुए बोला, फिर क्या हुआ डैड? आगे की बातें कहने से पहले ही अनिल जी के चेहरे पे एक अजीब सा गुस्सा और नफरत साफ साफ झलकने लगा। यक्षित अपने डैड की बात गौर से सुन रहा था। उनकी तरफ देखते बोला, फिर क्या हुआ? अनिल जी अपने चेहरे पे एक गुस्सा और नफरत लेकर बोले, फिर उस नैतिक राजवंश ने इतनी घिनौनी हरकत की करने की कोशिश की जिसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। शादी के ठीक एक दिन पहले उसने तुम्हारी मॉम का किडनैप कर लिया। वह मालविका को बदनाम करना चाहता था। उसे किडनैप करके वह उसे ज़बरदस्ती कर छोड़ देना चाहता था। अनिल जी ने लास्ट लाइन गुस्से से उबलते हुए कहा। अपने डैड की बातें सुनकर यक्षित की मुट्ठियां भी भिंच गईं। उसे नैतिक राजवंश पर और जोर से गुस्सा आने लगा। उसका मन कर रहा था कि वह अभी के अभी उसकी गले को घोंट डाले, पर उसे सब्र तो करना ही था। पर यह बात भी तय थी कि वह नैतिक राजवंश को उसके बुरे कर्मों के लिए इतनी आसान मौत तो नहीं देने वाला था। उसके मालविका को किडनैप कर अपने फार्म हाउस में कैद कर लिया था। उसे लग रहा था कि शायद अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उस जगह के बारे में किसी को नहीं पता था। जैसे ही मुझे उसकी किडनैपिंग का बात पता चली, मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम्हारे दादाजी भी नैतिक राजवंश को छोड़ने नहीं वाले थे। आखिर उसने हमारे खानदान की होने वाली बहू की इज्जत से खेलने की घिनौना काम जो किया था। मैंने मालविका का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिया। आखिर मुझे पता चल ही गया कि उसने मालविका को अपने फार्म हाउस में कैद कर रखा है। मैं उसे नैतिक राजवंश के चुंगल से छुड़ाने के लिए निकल पड़ा और मैं बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच रहा था। वो घिरा हुआ आदमी उस पर अपनी घिनौनी हरकत आजमाने वाला था, पर सही वक्त पहुंचने से मैंने उसे मालविका से दूर कर दिया और उसे बचा लिया। तुम्हारी मॉम इस सब हरकतों से पूरी तरह से टूट चुकी थी। उन्हें ऐसे लगता था अब वो मेरे लायक नहीं है, पर पापा ने और मैंने मालविका को बहुत समझाया और उसे मनाने में कामयाब भी रहे। पर उस घटिया नैतिक राजवंश की घिनौनी हरकतों की वजह से मालविका के दिल में एक कोने में एक डर हमेशा बैठ गया, कहीं वो दोबारा उसके साथ कुछ ना कर दे। मुझे मालविका को विश्वास दिलाने के लिए काफ़ी वक्त लग गया। वो बिल्कुल सुरक्षित है। इस इंसिडेंट की वजह से डैड नैतिक राजवंश को छोड़ना नहीं चाहते थे। वे उसी दिन उसकी जान ले लेते, पर उस वक्त रहते वह हमसे अपनी जान बचाकर भाग गया। फिर मेरी और तुम्हारी मॉम की शादी हो गई। शादी के कुछ दिन तक तो हम दोनों खुशी से रहे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मालविका भी बहुत खुश थी और वह नैतिक राजवंश वाली बातें धीरे धीरे भूल चुकी थी। पर उस हैवान के मन में शायद तुम्हारी मॉम गई नहीं थी। वह शादी के बाद भी मालविका को मुझे स्टॉक करने लगा। जब भी वह हम दोनों को जोड़ी को देखता, उसका दिल नफरत से भर जाता। उसने ठान ली थी कि वह हमारी खुशियों को ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं देगा। उसने हमें फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। पर मालविका हर वक्त मेरे सामने ही हुआ करती थी, जिसकी वजह से उस नैतिक राजवंश को मौका आसानी से मिल नहीं पा रहा था, जिससे कि वह मालविका के साथ कुछ गलत कर सके। उसकी एक दो कोशिशों तो मैंने भी खराब कर दी थी। अब धीरे धीरे इसके समझ आ गया था कि अब इतनी आसानी से मालविका तक पहुंचना नहीं सकता था। सिंगानिया मेंशन की सिक्योरिटी भी मैंने बहुत टाइट करवा दी, जिसकी वजह से वह चाह कर भी अब कुछ नहीं कर पा रहा था। यक्षित अपने डैड की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और एंड आ जाता ना। गुस्से से यक्षित की मुट्ठियां भिंच चुकी थी और उसे नहीं पता था कि नैतिक राजवंश इतना गिरा हुआ इंसान भी निकल सकता है। अब तो वह हर हाल में उसे सजा देना चाहता था। अनिल जी सामने की तरफ देखते हुए बोले,
नैतिक समझ चुका था कि अब इतनी आसानी से वो मालविका को पा नहीं सकता। फिर उसने एक घिनौनी चाल चली। जब उसे यकीन हो गया कि मालविका को अपने साथ नहीं ला सकता, तो उसने सिंघानिया फैमिली की कमज़ोर नस को तलाशनी शुरू कर दी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह बहुत जल्द उसे वो मौका भी मिल गया, और वह मौका और कोई नहीं बल्कि त्रिशा थी। उसने डैड की बातें सुनकर यक्षित का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वह कैसे भूल सकता था कि त्रिशा ने उसकी फैमिली को साथ क्या किया था। त्रिशा की वजह से उसकी मॉम को अपनी जान गंवानी पड़ी। युविका को ज़िंदगी की नर्क से बदतर हो चुकी थी। उसने और उसके डैड के बीच ना जाने कितने ही सालों तक मिसअंडरस्टैंडिंग रही। उसके रिश्तों के बीच एक खटास रही। यक्षित सबको होते हुए भी अकेला हो गया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ त्रिशा की घिनौनी हरकतों की वजह से। अनिल जी ने भी त्रिशा की वजह से बहुत कुछ सहा था, बहुत कुछ खोया भी था। भगवान की दया से उनकी लिटिल प्रिंसेस उन्हें वापस मिल गई थी, वरना वो जिंदगी भर उन्हें युविका के बारे में पता चलने वाला था। उसकी किस्मत अच्छी थी जिसकी वजह से युविका को भी अपना खोया हुआ परिवार वापस मिल गया। त्रिशा का नाम सुनते ही अनिल जी के चेहरे पे एक नफरत और तिरस्कार के भाव आ गए। अनिल जी खुद ही समझ सकते थे कि उन्होंने त्रिशा की वजह से कितना सहा, और अनिल जी अपने सामने की तरफ देखते हुए बोले, दरअसल नैतिक ने कभी भी मालविका से प्यार नहीं किया था। वो उसकी एक जिद से बढ़कर और कुछ नहीं था जिसे वो हर हाल में पाना चाहता था। जब उसने त्रिशा को देखा तो वो उस पर ही लट्टू हो गया था। उसने मिलकर वह समझ गया था कि त्रिशा उसकी बहुत काम आ सकती है। तो फिर बस उसने त्रिशा का सहारा लेकर अपने जाल बिछाने शुरू कर दिए। अब नैतिक और मालविका नहीं बल्कि मुझसे और मालविका से बदला चाहिए था, और इस बदले में आग में वह किसी भी हद तक जा सकता था। धीरे धीरे उसने मेरी फैमिली को टारगेट करना शुरू कर दिया, और आखिर में वह अपने खतरनाक इरादों में कामयाब हो गया। त्रिशा की मदद से नैतिक ने मालविका और युविका दोनों को हमसे दूर करने में कामयाबी हो गया। ये सब कहती अनिल जी की आंखों में एक दर्द साफ झलक रहा था। उन्हें अभी भी मालविका जी के जाने का गम बराबर था। वे अभी भी उन्हें उतना ही याद करते थे जितना कि पहले करते थे। अनिल जी अपनी बात रखते हुए बोले, अगर मैंने त्रिशा के इस घिनौने इरादों के बारे में पहले ही पता करवा लिया होता तो शायद तुम्हारी मॉम आज हम सबके बीच होती बेटा। ये कहते हुए अनिल जी थोड़े परेशान से लग रहे थे। यक्षित अपने डैड के हाथों में हाथ रखकर उन्हें कंसोल करते हुए बोला, रिलैक्स डैड, जो हो चुका है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए खुद को दोष देना बंद कीजिए और तैयार हो जाइए नैतिक राजवंश को अपने हाथों से सजा देने के लिए। अनिल जी सामने की तरफ देखते हुए बोले, इस घटिया आदमी से इतना सब कुछ करने के बावजूद भी दोबारा से घटिया हरकत करने के ठीक नहीं किया। उसने अपने किए की सज़ा मिलकर रहेगी। यक्षित अब किसी भी कीमत पर नैतिक राजवंश को छोड़ना नहीं चाहता था। उसके थाईलैंड में भी अपने सिक्योरिटी फोर्सेस का जाल बिछवा दिया था। अब नैतिक राजवंश का बच पाना लगभग नामुमकिन था। रजावत मेंशन। अनय दृष्टि को लेकर मेंशन वापस आ चुका था। गौतम जी तो अब भी दृष्टि की फिक्र में मरे जा रहे थे। जैसे कि उनकी निगाहें अनय पर पड़ी, वो दृष्टि के बारे में खुद को पूछने से रोक नहीं पाए। अनय, अब दृष्टि कैसी है बेटा? दृष्टि की रेस्ट करना था, इसलिए वह कमरे की तरफ चली गई थी। वहाँ अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोले, आप फिक्र मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। फिर उसने आसपास नज़र दौड़ाकर देखा और पूछा, क्या बुआ चली गई? गौतम जी जानते थे कि अनय को नीलम जी बहुत खास पसंद नहीं थी। उनका बार बार दूसरों के मामले में टांग अड़ाने वाला नेचर अनय की समझ में बिल्कुल परे था। गौतम जी अनय की तरफ देखते हुए बोले, अभी कुछ दिन और रुकना चाहती है, उसका कहना है, इतना कहकर वो रुक जाते हैं। अनय गौतम जी की तरफ गौर से देखते हुए बोला, क्या कहना है उनका? गौतम जी सामने की तरफ देखते हुए बोला, उनका कहना है कि दृष्टि और तुम्हारे मुंह में खुशखबरी सुनकर यहाँ से जाना चाहती है। गौतम जी की बात सुनकर अनय अपने माथे को दबाते बोला, ये बुआ जी कुछ ज़्यादा ही दूसरों के मामले में टांग नहीं उड़ाने लगी। एक तो बिना बुलाए मेहमानों की तरह यहाँ आकर चिपक गई हैं। पता नहीं खुद के घर में रहने में क्या प्रॉब्लम है इनको। अनय अपनी धुन में कहे जा रहा था। गौतम जी उसके सिर पर हाथ एक हल्का चपत लगाते हुए बोले, बस करो बेटा, अगर उन्होंने ये बात सुन ली तो बहुत नाराज़ हो जाएंगी। तुम जानते हो ना उनका नेचर कैसा है। अनय बेपरवाही से ना में सिर हिलाते बोला,
डैड, अभी तक उनका खड़ूसपन बिल्कुल भी नहीं गया है। पता नहीं उनके बच्चे उन्हें कैसे झेलते होंगे। गौतम जी बोले, अच्छा वो सब छोड़ और ये बताओ कि दृष्टि की तबीयत ठीक है ना? वो कुछ कमज़ोर सी लग रही है मुझे। अनय अपने डैड की तरफ देखते हुए बोला, हाँ डैड, डॉक्टर ने भी यही कहा है कि फीवर की वजह से अभी उसकी बॉडी में वीकनेस रहेगी। गौतम जी अनय के कंधे पे हाथ रखते बोले, बेटा दृष्टि, तुम्हें उसका ज़्यादा ध्यान रखना की ज़रूरत है। गौतम जी की बातें सुनकर अनय अपने मन में बोला, आई एम रियली सॉरी डैड। मैं जानता हूँ आपको सच छिपाकर मैं सही नहीं कर रहा हूँ। आपको पूरा हक है ये खुशखबरी सुनने का, पर मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर मैं खुशी खुशी आपके अपने दादा बनने की खुशखबरी सुनाऊंगा। गौतम जी अनय की तरफ देखते हुए बोले, जाओ बेटा, दृष्टि का ख्याल रखो। अनय हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। जिस तरह से बिहेवियर कार में दृष्टि का था, उसके अकॉर्डिंग अनय को इतना तो पता चल गया था कि दृष्टि उसे कुछ छिपा रही है, पर वो क्या हो सकती है शायद उसके बारे में उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। अनय अब वापस कमरे में आया। उसने पाया कि दृष्टि वॉशरूम में है और वह भी फ्रेश होने के लिए दूसरे वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वह जब वापस आया तो उसने पाया कि दृष्टि बेड पर लेटी हुई है। अनय को लगा कि वह रेस्ट कर रही है। तभी अनय को कॉल वाइब्रेट करने लगा। अनय ने कॉल पिक किया। ये विवेक का कॉल था। दरअसल अनय दृष्टि में बिजी था, इस वजह से उसे युवान की सिचुएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। विवेक से बात करने पर अनय को पता चला युवान की सिचुएशन डॉक्टर सुधार नहीं पाए और इस वक्त वो कोमा में है। अनय को ऐसे ही ये खबर मिली, उसके कदम वहीं ठहर गए। वह से पूरा यकीन था कि युवान की तबीयत ठीक हो जाएगी, पर शायद वह गलत था। अनय के जहन में सिंघानिया फैमिली का चेहरा उतर आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब उन्हें इस बारे में पता चला होगा तो उन्हें इसमें बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को कैसे झेला होगा। वह यक्षित के बारे में सोच रहा था और खासकर युविका के बारे में। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।